नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 11 रसायन विज्ञान के चैप्टर परमाणु संरचना के पार्ट 3 को। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में किन किन टॉपिकों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा विद्युत चुंबकीय विकिरण, और इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। फिर हम लोग देखेंगे बोर का परमाणु मॉडल, और इसके बाद देखेंगे बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। फिर हम लोग देखेंगे बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं, और इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं द्रव्य तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति। इसके बाद देखेंगे दे ब्रोगली समीकरण, और लास्ट में देखेंगे हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। अब एक चीज और देख लीजिए, अगर आपको इन सारे पॉइंटों को अच्छे से समझना है तो आप इसके पहले के जो परमाणु संरचना के 2 वीडियो हैं पहले आप उन्हें देख लीजिए। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या इधर ऊपर आई बटन से भी आप देख सकते हैं। और एक आपको बहुत ज्यादा जरूरी बात बतानी है कि ये जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो के बाद परमाणु संरचना के जितने भी वीडियो हमारे आने वाले हैं उनको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद जो भी परमाणु संरचना के पार्ट आएंगे यानी पार्ट 4, 5, 6 वो इतने ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे कि अगर आप उनको अच्छे से समझ लिए तो 50% केमिस्ट्री आप जो है समझ लीजिए सीख लेंगे, क्योंकि आगे के जितने भी चैप्टर हैं उनमें उन्हीं का प्रयोग है। आगे आप 12th में चले जाइए, आगे कक्षाओं में पढ़िए, जितने सिद्धांत इसके बाद वाले पार्ट में हम बताएंगे उन्हीं सिद्धांतों पर आपका पूरा केमिस्ट्री आधारित है। उन्हीं सिद्धांतों को लेकर चलना है, हर चैप्टर उन्हीं पर बेस्ड है, समझ लीजिए एक तरह से उन्हीं का प्रयोग करना है। तो आप वो वीडियो देखिएगा, और जो आज वीडियो बना रहे हैं ये केवल और केवल समझ लीजिए कि एक तरह से उन सिद्धांत जो आप इसके बाद वाले में पढ़ेंगे उसके लिए एक बैकग्राउंड है, यानी उसका एक आधार है। तो आज आप जो आज का वीडियो पढ़ाएंगे, जो आज की चीजें पढ़ाएंगे, आप चाहें तो इनको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कठिन चीजें हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, तो ये सब 11 क्लास 11 की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, न ही आपके केमिस्ट्री में आगे 11th 12th में आपको दोबारा कहीं मिलेंगी। तो ये आपको हो सकता है न समझ में आए, या कुछ कठिन चीजें इसमें लगे, या जो है कि ऊपर से चला जाए, बाउंसर कर जाए, तो तमाम चीजें हो सकती हैं आपके साथ कि इस वीडियो में, जैसे दे ब्रोगली समीकरण, हाइजेनबर्ग, तो ये सब परिकल्पनाओं पर आधारित है। तो ये परिकल्पनाएं हो सकता है कि वैज्ञानिकों के दिमाग की सोच है। आप जानते हैं वैज्ञानिक 30 साल 40 साल काम करते हैं तब एक परिकल्पना बनाते हैं, और आप अभी 10th पढ़ के क्लास 11th में आए हैं, तो हो सकता है आपको न समझ में आए, तो इसलिए आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं। जब आप कुछ दिन 11th पढ़ लीजिएगा तो बाद में भी इसको देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद वाले जो पार्ट आएंगे आप उनको जरूर देखिएगा। तो आइए चलिए करते हैं आज के सभी पॉइंटों को स्टार्ट। आज के पॉइंट, तो आज के पॉइंट स्टार्ट करने के लिए हम लोग चलते हैं इसके पहले वाले वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में हम लोगों ने देखा कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ थे दोष, यानी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थी और कुछ दोष थे। अब देखिए, किसी भी मॉडल या कहीं पर भी अगर कहीं पर भी कुछ दोष या कमियां होती हैं तो वही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जितने भी नए सिद्धांतों की रचना होती है वो दोषों को दूर करने के लिए ही होती है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जो दोष है वो नए नए सिद्धांतों के जनक होते हैं, यानी उन्हीं के कारण नए सिद्धांतों का उदय होता है। कि कहीं पर दोष आ गया है और उसको कोई सुलझा नहीं पा रहा है तो उसको सुलझाने के लिए नए सिद्धांत बनते हैं। तो बात वही हम दोषों से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसी दोष को दूर करने के लिए ही नए नए सिद्धांत बनते गए और परमाणु मॉडल या परमाणु संरचना का विकास होता गया। तो सबसे पहले हम लोग उस पर फोकस करते हैं कि आखिर दोष क्या थे। तो देखिए, पहला दोष रदरफोर्ड का ये था कि वो मैक्सवेल के विद्युत गतिकी नियम का पालन नहीं कर रहा था। मैक्सवेल ने क्या कहा था? मैक्सवेल ने कहा था, मैक्सवेल के विद्युत गतिकी सिद्धांत के अनुसार अगर कोई आवेशित कण है वो त्वरित गति कर रहा है तो निरंतर वो ऊर्जा क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। यानी सिंपल सी बात है कि ये है आपका प्रोटॉन या नाभिक है, प्रोटॉन नहीं नाभिक है। और रदरफोर्ड ने बोला कि इसी नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विभिन्न कक्षाओं में गति करते हैं। अब सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ वृत्तीय गति कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन में क्या उत्पन्न होगा? त्वरण। आप जानते हैं वृत्तीय गति करते हुए अगर कोई कण होता है तो उसमें त्वरण हमेशा उत्पन्न होता रहता है, तो यहाँ पर उत्पन्न होगा आपका त्वरण। ठीक है, और मैक्सवेल के विद्युत गतिकी सिद्धांत के अनुसार इसमें त्वरण उत्पन्न होगा, तो ये निरंतर जो होगा ऊर्जा का करेगा उत्सर्जन।
अब ये निरंतर जो है ऊर्जा क्या करेगा, उत्सर्जन। अब सिंपल सी बात है, जब ये निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करता जाएगा तो जाहिर सी बात है इसकी ऊर्जा कम होगी। ऊर्जा कम होगी तो इसको नाभिक खींच लेगा और नाभिक में ये गिर के क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसको हमने आपको ऐसे समझा रहे जैसे आप किसी को पकड़ के खींच रहे हैं रस्सी से, अभी उसकी ऊर्जा ज्यादा है तो आप उसको नहीं खींच पाएंगे, लेकिन उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम हो जाए तो आप क्या करेंगे, आसानी से खींच लेंगे। सेम वो इलेक्ट्रॉन के साथ भी होगा, उनके विद्युत गति के सिद्धांत के अनुसार कि ये आवेशित कण है, त्वरित गति कर रहा है, निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो ये इसकी ऊर्जा कम होती जाएगी और इसको जो होगा एक समय नाभिक क्या होगा अपने पास, जब ऊर्जा कम होती जाएगी तो ये लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता जाएगा, ऊर्जा कम होती जाएगी तो इसको ये खिंचता जाएगा और जैसे जैसे ऊर्जा कम होगी इसके पास जाता रहेगा और एक समय जाके इसमें आपका जो है कोलाइड कर जाएगा, यानी कि ये आपके इस नाभिक में जाके गिर जाएगा और जब नाभिक में ये गिरेगा तो वहां पर नाभिक नष्ट हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं नाभिक कभी नष्ट नहीं होता। तो ये पहला दोष था जिसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाते। दूसरा देखिए, दूसरा एक और चीज आया कि जो परमाणु होते हैं उनके स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो रेखीय स्पेक्ट्रम होते हैं, सतत स्पेक्ट्रम नहीं होते हैं। अब जैसे यहां पर आप देखिए, ये है इलेक्ट्रॉन, अगर ये निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो ये एक नियमित क्रम से ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और जब ये नियमित क्रम से धीरे धीरे ऊर्जा का उत्सर्जन एक क्रम में करेगा तो यहाँ इसकी ऊर्जा उत्सर्जन से जो विकिरण निकलेंगे उसका स्पेक्ट्रम क्या होगा, एक सतत स्पेक्ट्रम होना चाहिए। लेकिन जब परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को चेक किया गया तो पता चला कि परमाणु के स्पेक्ट्रम सतत न होकर लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं, यानी रेखीय स्पेक्ट्रम होते हैं। उसमें कुछ विशेष प्रकार की रेखाएं ही उनके स्पेक्ट्रम में मिलती हैं, वहां सतत स्पेक्ट्रम नहीं होता है। अब ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, सतत स्पेक्ट्रम क्या होता है, अभी इनको हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए ये सारी चीजें कि लाइन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की है, ठीक है। और लास्ट तीसरा जो है कि इन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना भी नहीं बताया, कि मतलब इलेक्ट्रॉन का वितरण नहीं बताया कि ये नाभिक है तो इसको चारों ओर कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बगल में कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसकी कोई भी जानकारी उन्होंने नहीं लिया। बस बोल दिया कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो घूम रहे हैं, ठीक है। तो अब इन सब दोषों को दूर करने के लिए क्या होंगे, नए नए सिद्धांत बनेंगे और नए वैज्ञानिक आएंगे। तो कौन वैज्ञानिक आए, इसके बाद आए निल्स बोर। निल्स बोर नाम के एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने इसको दूर करने के लिए जो है इन दोषों को दूर करने के लिए अपना एक नया परमाणु मॉडल दिया और उस परमाणु मॉडल को उन्होंने दिया और वो जो उनका परमाणु मॉडल था वो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। क्वांटम सिद्धांत एक आप जान सकते हैं कि मतलब क्वांटम सिद्धांत जो है कि अगर सूक्ष्म जो कण है, सूक्ष्म कणों के लिए क्वांटम सिद्धांत या सूक्ष्म जो तरंग कण होते हैं उस पर क्वांटम यांत्रिकी लगाया जाता है, उसी के नियम फॉलो होते हैं। आधुनिक समय में यही माना जाता है। तो क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बताया था। हम लोग अभी बोर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ ऐसी चीजें पढ़ने वाले हैं जिससे कि हम लोग को ये सारी चीजें जो है जो ऊपर से जा रही है अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है, तो मतलब सिंपल देखिए, विद्युत चुंबकीय विकिरण हम लोग किसे कहते हैं, कुछ ऐसी तरंगे होती हैं कि जब वो तरंगे चलती हैं तो उस तरंग की दिशा के लंबवत विद्युत क्षेत्र भी चलता है और उस विद्युत क्षेत्र के लंबवत जो होता है चुंबकीय क्षेत्र भी चलता है। तो ऐसी सभी तरंगे जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को साथ लेकर चलती हैं अपने लंबवत, वे सभी की सभी तरंगे कहलाती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे या विद्युत चुंबकीय विकिरण। इसको अगर सिंपल लाइन में परिभाषित करना है तो सिंपली हम इसको कह सकते हैं कि ऐसी तरंगे जिनमें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं या गति करते हैं, वे सभी तरंगे कहलाती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे या विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, देखिए इसको कैसे समझेंगे। ये देखिए, मान लीजिए कि इधर तरंग इधर जा रही है, तो इसमें देखिए ये एक अक्ष हो गया, एक अक्ष हम लोग इधर मान लेते हैं और एक इधर मान लेते हैं। देखिए 3 अक्ष है, ठीक है, ये 90 का यहाँ कोण है, ठीक है, ये सब 90 डिग्री है, ठीक है। देखने में नहीं लग रहा हो क्योंकि ये देखिए ऐसे है और ये ऐसे है, ये इस टाइप से है, तो ऐसे बनाया नहीं जा सकता, ठीक है, यहाँ बोर्ड से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे बना दिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इनके कहने का मतलब कि अगर ये तरंग की दिशा है तो यहाँ इस तरंग के लंबवत जो है कि जब एक विद्युत क्षेत्र चले, देखिए लंबवत चल रही है ऐसे ऐसे अप डाउन, और इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र भी इसके लंबवत चले, ठीक है, इसी के, और साथ में विद्युत क्षेत्र के भी लंबवत हो। तो लंबवत का मतलब क्या हो कि अब ये देखिए लंबवत का मतलब क्या हो, लंबवत मतलब लंब 90 डिग्री का कोण बने, तो अब इसके 90 डिग्री या इसके 90 डिग्री क्या होगा, ऐसे, जब ये ऐसे ऐसे चले, ठीक है, ये आपका
जब ऐसे ऐसे चले। ठीक है, वैसे चित्र में बनाना बड़ा ही मुश्किल काम है, आप ऐसे देख लीजिए, ये तरंग जा रही है तो ऐसे ऐसे अगर विद्युत क्षेत्र भी जो उसके कंपन कर रहा है तो ऐसे ऐसे चुंबकीय क्षेत्र भी कंपन कर रहा है, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे ऐसे विद्युत क्षेत्र, ऐसे ऐसे आपका चुंबकीय क्षेत्र और सीधे जा रहा है आपका जो है तरंग। तो ऐसे सभी तरंगों को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे या विद्युत चुंबकीय विकिरण। अब देखिए विद्युत चुंबकीय विकिरण बहुत ही ज्यादा होते हैं महत्वपूर्ण। समझ लीजिए कि जितने भी विकिरण होते हैं, मतलब अभी तक जितने भी विकिरण मिले हैं सब के सब जो होते हैं वो विद्युत चुंबकीय विकिरण ही होते हैं, यानी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र साथ लेके चलते हैं। इनके कुछ और भी गुण देख लेते हैं। इनके गुण देखते हैं, यहां पर आप गुण देख सकते हैं। तो इनका जो पहला गुण है वो है कि ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ, आप जानते हैं तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक अनुप्रस्थ और एक क्या होती है, अनुदैर्घ्य। तो ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे का मतलब कि ये देखिए कुछ इस टाइप से चलती हैं। ठीक है, ऐसे चलती हैं, ये अप डाउन करते हुए, तो इन्हें हम लोग कहते हैं कि ये अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, तो ये इसका पहला गुण है कि अनुप्रस्थ तरंगे। दूसरा सबसे विशेष गुण इनका है कि ये जो होती है तरंगे या विकिरण, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कोई माध्यम नहीं। ठीक है, जैसे अभी हम लोग ध्वनि अब हम बोल रहे हैं और कहीं आपको सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ ध्वनि एक तरंगों के रूप में जा रहा है, लेकिन देखिए ध्वनि केवल माध्यम में से गुजर सकता है। अभी यहाँ हवा है या कोई आपका ठोस है तो उसमें से ध्वनि जा सकता है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कि हम जाएं आकाश में, अंतरिक्ष में और बोले तो किसी को कुछ भी सुनाई नहीं देने वाला है, क्योंकि वहां हवा ही नहीं, कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, निर्वात है। तो वहां आप बोलेंगे तो नहीं सुनाई देगा, इसलिए कि ध्वनि की जो तरंगे होती हैं वो आप अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं ध्वनि की, आप जानते होंगे। वे तरंगे जो होती हैं वे बिना माध्यम के नहीं चलती, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों की बहुत बड़ी खासियत है कि इनको माध्यम की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ये जहां मन वहां अपने से चल सकती है। तो ये हो गया इनका दूसरा महत्वपूर्ण गुण। तीसरा इनका गुण क्या है कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को साथ लेके चलती है, दोनों को साथ लेके ये चलती है। ठीक है, साथ साथ लेके चलेंगे दोनों क्षेत्रों के। और लास्ट इसका गुण जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कि इनका वेग बहुत ही ज्यादा होता है। इनका वेग होता है प्रकाश के वेग के बराबर। आप समझ सकते हैं प्रकाश के वेग से ज्यादा किसी भी चीज का वेग नहीं है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो ये भी इनके लिए है काफी महत्वपूर्ण। अब इनके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो इनके एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया गामा किरणें हो गया, एक्स किरणें हो गया, परावैंगनी किरणें हो गया, यहाँ तक कि दृश्य प्रकाश, जो सूर्य से प्रकाश आता है या जो हम लोग लाइट देखते हैं कहीं से प्रकाश आता है, वो प्रकाश भी है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसके साथ साथ औरक तरंगे, रेडियो तरंगे, माइक्रो तरंगे। रेडियो तरंगे जिससे आप लोग सिग्नल भेजते हैं, या जो आपके घरों में टीवी चलती है तो टीवी के लिए सिग्नल दिए जाते हैं रेडियो सिग्नल के माध्यम से, तो वो ये सब तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। अभी देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों, जब विद्युत चुंबकीय तरंगों के इस्तेमाल से समझ लीजिए कि आपके इलेक्ट्रॉनिक जगत में एक नई क्रांति आ गई। क्योंकि हम बता रहे हैं आपको कि जितने भी आप मोबाइल सेल फोन का यूज करिए, या आप टीवी या कोई भी संचार व्यवस्था, या आप मंगल ग्रह पर कोई उपग्रह भेजे और यहाँ से आपको सिग्नल भेजना है, तो सब विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण ही पॉसिबल है। अगर वो न रहे तो ऐसा न हो पाए। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की ही देन है कि आज हम लोग इतने विकसित हो चुके हैं। नहीं तो हम लोग जहां रहते वहीं पर रहते। पता चला कि हम लोगों को अपने इंडिया की खबर क्या, अपने अगल बगल कहीं दूसरे जिले की भी खबर नहीं मिल रही है। तो उसका मेन जो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण ही पॉसिबल हो पाए। अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों में हम लोग कुछ विशेष चीजें देख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में हम लोग क्या क्या देखते हैं, हम लोग आवृत्ति देख लेते हैं। आवृत्ति, अगला देख लेते हैं तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य देख लेते हैं और इनकी चाल देख लेते हैं। देख लेते हैं कैसा चाल है। तो ये देखिए सबसे पहले देखते हैं तरंग दैर्घ्य क्या होता है। तो आपको पता है कि जब कोई तरंग चल रही है तो वहां पर यहां आपका ये एक तरंग की जो टोटल लंबाई होती है वो कहलाती है तरंग दैर्घ्य। ठीक है, एक तरंग की, या आप सिंपल यहां देखिए कि ये देखिए ये ऊंचाई है ना, ठीक है, इसको श्रिंक कहते हैं, और ये जो गहराई इसको गर्त कहते हैं। तो सिंपल देखिए एक गर्त से दूसरे गर्त के बीच की दूरी, या एक यहाँ श्रिंग से दूसरे श्रिंग के बीच की दूरी जो होती है वो होती है तरंग दैर्घ्य। ठीक है, ये एक तरंग की लंबाई मानी जाती है तरंग दैर्घ्य। वो यहाँ आप दो ऊंचाइयों से ले या दो गहराइयों से ले, वो एक तरंग दैर्घ्य, या यहाँ से आप ले सकते हैं, यहाँ देखिए ये भी हो गया एक तरंग की दूरी।
ठीक है, इसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं और इसको प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से। ठीक है, लैम्डा एक ग्रीक शब्द है, उसी से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया तरंग दैर्ध्य, जिसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति एक सेकेंड में जितनी बार ये तरंगे कंपन करेंगी, ठीक है, एक सेकेंड में जितनी बार ये आपका ये तरंग बनाएंगी, ठीक है, कंपन करती हैं, वो कहलाती है आवृत्ति। कि एक सेकेंड में कितनी बार ये आपका ये दूरी तय हुई है तरंग दैर्ध्य वाली, तो वही आपकी आवृत्ति होगी। आवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर न्यू से, ठीक है। वैसे आवृत्ति को हम लोग एफ से प्रदर्शित करते हैं, जिसे इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको न्यू से प्रदर्शित करते हैं। न्यू देखिए ऐसे लिखा जाता है, यन और यू, ठीक है। अभी पढ़ने में आपको नू लग रहा है तो इसको नू न्यू जो भी पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आवृत्ति को हम लोग इससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इससे। और चाल को जानते हैं आप, चाल को, लेकिन इसके विद्युत चुंबकीय विकिरणों के संबंध में चाल को हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि सी जो होता है एक कांस्टेंट होता है, यानी स्थिरांक होता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रकाश की चाल, ठीक है। तो चूंकि इसकी चाल प्रकाश की चाल है, इसलिए इसकी चाल के लिए हम लोग सी सिंबल यूज करते हैं। सी प्रकाश की चाल के लिए यूज किया जाता है, जो आप जानते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जो स्पीड होती है, ठीक है, प्रकाश की, वही सी है, ठीक है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों में ये सारी चीजें आप लोग यहाँ देख रहे हैं। अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक और चीज है कि अगर हमको इनकी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में एक संबंध या चाल में संबंध बनाना है, तो हम देखिए एक संबंध बना सकते हैं, ठीक है। संबंध यहाँ बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी देखिए, ये देखिए, अभी हम चाल की बात करते हैं। तो चाल ये आपका क्या है? ये प्रकाश की चाल है, ये प्रति सेकेंड में जितना आपका दूरी होता है वही बताता है चाल, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये देखिए, ये देखिए इतनी दूरी बार बार ये चलेगा, और ये आपका एक सेकेंड में जितनी बार चलेगा वही उसकी क्या है? आवृत्ति। तो मान लेते हैं कि ये एक सेकेंड में जो है कि ये चला म्यू बार, तो म्यू इसकी क्या हो गया? न्यू बार चलता है, ठीक है। न्यू बार एक सेकंड में चलता है, तो न्यू इसकी होगी आवृत्ति। मान लीजिए हमने एक सेकंड मान लिया, एक सेकंड में 1 लाख बार चला, तो 1 लाख इसकी क्या हो गई? आवृत्ति हो गई, ठीक है। तो ये आवृत्ति हो गई। और इसके बाद देखिए ये आपका हो गया, और इसके बाद अगर ये एक बार चलता है तो लैम्डा दूरी करता है, और ये अगर न्यू बार चलता है तो ये दूरी तय करेगा लैम्डा, ये आपका न्यू इंटू क्या करेगा? लैम्डा दूरी तय करेगा। यानी कहने का मतलब है कि सी बराबर आपका न्यू लैम्डा, ये इनके बीच हमेशा संबंध बन जाता है, ठीक है। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण संबंध है, ये आपका संबंध बनेगा। अच्छा, इसको नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझिए ना, ठीक है। हम इसको समझा रहे हैं एक एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि इसकी तरंग दैर्ध्य जो है वो 2 मीटर है, और हम ये देखते हैं कि एक सेकेंड में ये इसकी आवृत्ति जो है वो आपका 20 बार है, यानी ये 20 बार ऐसे ऐसे कंपन करते हुए गया। तो सिंपल अगर पूछा जाए कि एक सेकेंड में 20 कंपन करता है तो कितनी दूरी का तय किया होगा, तो ये तय किया होगा 20 × 2, क्योंकि एक बार में 2 करता है और एक सेकेंड में 20 बार ये कंपन किया, तो यानी ये किया होगा 40, यानी 40 ये तय किया होगा 40 मीटर, ठीक है। ये 40 मीटर तय किया होगा कितने सेकंड में? प्रति सेकंड। तो देखिए चाल निकल के आई कि नहीं? चाल कैसे निकल के आई है? जब हमने यहाँ जो है आवृत्ति का गुणा किसमें कर दिया है? तरंग दैर्ध्य में। तो ये आवृत्ति का गुणा तरंग दैर्ध्य में करेंगे तो चाल आएगा। चाल प्रकाश की चाल के होता है बराबर, ये कांस्टेंट होता है, यानी स्थिरांक होता है। यहाँ से एक और महत्वपूर्ण चीज बात समझ में आती है कि यहाँ से अगर आपको न्यू आवृत्ति लेना है तो यहाँ देखिए सी अपॉन आपका लैम्डा हो गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो न्यू है ये इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/लैम्डा है। यानी देखिए यहाँ कहने का मतलब है कि जो आवृत्ति होगी वो इनवर्स प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती होगी आपके जो है तरंग दैर्ध्य के। यानी सिंपल सी बात है कि आवृत्ति जब जिस अनुपात में बढ़ेगी उसी अनुपात में तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा? घटेगा। अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो आवृत्ति क्या होगी? घटेगी, क्योंकि इनका गुणनफल जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि वो प्रकाश की चाल एक फिक्स है। तो यहाँ आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य घटेगा, और तरंग दैर्ध्य घटेगा तो आवृत्ति बढ़ेगी। यानी कहने का मतलब अगर कोई तरंग सूक्ष्म तरंग है, उसका तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा है तो उसकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होगी, और कोई तरंग की तरंग दैर्ध्य बहुत बड़ी है, बड़ी तरंगे है, तो उनकी आवृत्ति बहुत क्या होगी? कम होगी। ये चीज अपने दिमाग में आप फिट कर लीजिएगा, आगे आपको काम देने वाला है। चलिए चलते हैं, ये सब बातें तो हम लोग देख लिए, आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। यहाँ विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम हम लोग देखते हैं। तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों का आपने देखा, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो पूर्ण परास होता है उसी को हम लोग विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम
कहते हैं। या इसकी सिंपल परिभाषा देनी है तो हम एक और सिंपल परिभाषा दे सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों की तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति के क्रमित व्यू को स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनको उनके तरंग दैर्घ्य के क्रम में सेट कर दें। जैसे मान लीजिए तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में सेट कर दें। अगर तरंग दैर्घ्य के हम बढ़ते क्रम में उनको सेट करेंगे यानी कि क्रमित करेंगे, क्रमबद्ध करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो आवृत्ति का कौन सा क्रम होगा, घटता, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगी। तो तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में फिक्स कर दिए तो आवृत्ति का घटता क्रम हो जाएगा। तो इस तरह जब हम सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों को एक लाइन से सेट कर दे उनकी तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में या आवृत्ति के घटते क्रम में, और सेट करने के बाद जो हमको परास मिलेगा विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक कोने से दूसरे कोने तक, जो सारे के सारे विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो मिलेंगे वहां पर एक नियमित क्रम से, वही जो क्रम होगा उनका व्यवस्थित क्रम, वही कहलाता है स्पेक्ट्रम। अब नहीं समझ पा रहा है तो हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं। जैसे हमने क्या लिया, जैसे देखिए यहाँ पर होता क्या है, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम आपको बना के हम दिखा दे रहे हैं। देखिए हमने यहां ले लिया तरंग दैर्घ्य और हमने इसको ले लिया मीटर में, और इधर हमने मान लिया कि बढ़ रहा है। ठीक है, अगर तरंग दैर्घ्य इधर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है, ठीक है, हम लोग आवृत्ति इधर ले लेते हैं नू, ठीक है, और ये आपका इधर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इधर ये बढ़ेगा। ठीक है, देखिए अगर ये तरंग दैर्घ्य इधर बढ़ रहा है तो आवृत्ति इधर घट रहा होगा, तो आवृत्ति क्या होगा, इधर से बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, इतना आपको समझना होगा। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, आप जानते हैं आवृत्ति का मात्रा हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि यहाँ पर आवृत्ति बढ़ी, तरंग दैर्घ्य बढ़ा। तो अगर सभी हम विकिरणों को उनके तरंग दैर्घ्य के अनुसार फिक्स कर दें तो ये जो लाइन बनेगी, ये पूरा का पूरा जो व्यवस्था बनेगा उसे हम लोग स्पेक्ट्रम कहने वाले हैं। देखिए होता क्या है, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो अभी सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है वो होता है गामा किरणों की। ठीक है, गामा किरणें जिसे हम लोग गामा रेज कहते हैं, ठीक है, उनका होता है कितना होता है 10⁻⁻14 के आसपास होता है। 10⁻⁻14 से स्टार्ट होता है, इसी के आसपास होता है 10⁻⁻14 मीटर। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद जो होते हैं यक्स किरणें होती है, एक्स किरणें इसके बाद आती हैं, मतलब इसके बाद जो आएंगी आपका तरंगे वे सब मानी जाएंगी एक्स किरणें, या उनका जो तरंग दैर्घ्य होगा वो जो है गामा के बाद उनका एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य एक क्रम से आता है। फिर इसके बाद जो आती हैं वो आती हैं पराबैंगनी किरणें, जिन्हें हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज भी कहते हैं या यूवी किरणें कहते हैं। पराबैंगनी किरणों यहां से यहां तक आएंगी कुछ दूर तक, मतलब इनका कुछ परास होगा, यहाँ कुछ तरंग दैर्घ्य से कुछ तरंग दैर्घ्य के बीच में ये आएंगी। फिर इसके बाद देखिए क्या आता है, इसके बाद दृश्य प्रकाश आता है। ठीक है, विजुअल लाइट आता है, दृश्य स्पेक्ट्रम या दृश्य प्रकाश करते हैं। ये देखिए ये उस प्रकाश का रेंज है जो हमें आंखों से दिखाई देता है, यानी कहने का मतलब कि ये सूर्य का प्रकाश जो है, ठीक है, ये वही आपका स्पेक्ट्रम होगा, यानी इनके बीच में वही तरंगे होंगी जो हमको अपने आंख से दिखाई देती है या दूसरे चीजों को दिखाने में, दिखाई देने में जो हमको सहायता करती है, वो यहाँ पर विजुअल लाइट है। ठीक है, तो ये दृश्य तरंगे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है दृश्य तरंगे के बाद यहाँ आती है औरक्त तरंगे। ठीक है, औरक्त तरंगे मतलब आपका हो गया जो है, इसको हम लोग कहते हैं जो है इंफ्रारेड। ठीक है, इनको हम लोग इंफ्रारेड कहते हैं, ये इंफ्रारेड है। ठीक है, तो औरक्त तरंगे इसके बाद आती हैं, मतलब उनका यहां से कुछ परास होता है। फिर इसके आगे आते हैं तो आती है माइक्रो तरंगे। ठीक है, माइक्रोवेव्स। ठीक है, माइक्रो तरंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं तो आते हैं रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स। ठीक है, तो ये देखिए ये यहाँ आता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ 10⁴ मीटर तक होती है रेडियो वेव। ठीक है, इसके आगे और भी है, सुदूर रेडियो वेव है जो 10⁸ मीटर तक होती है। ठीक है, मतलब इतनी, सोचिए इतनी बड़ी तरंग रेडियो तरंगे होती हैं कि इनका जो आपका देखिए 10⁴ का मतलब क्या हो गया, 10,000 हो गया, 10,000 मीटर, मतलब इनकी तरंग दैर्घ्य 10,000 मीटर की है। आप सोच सकते हैं कि ये तरंग दैर्घ्य 10,000 मीटर, ठीक है, यानी 10-10 किलोमीटर की तरंगे, 10⁸ सुदूर रेडियो तरंगे, मतलब इतनी बड़ी बड़ी तरंगे होती हैं कि वो कई किलोमीटर लंबी होती है उनकी तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ इतने छोटे तरंग दैर्घ्य से स्टार्ट हुआ है इतने बड़े तरंग दैर्घ्य तक।
तो ये इस क्रम में हम इनको जब ये सभी के सभी जो है जितने भी तरंग है, ठीक है, यहाँ देखिए कहीं गैपिंग नहीं है, यहाँ से यहाँ तक इसके तरंग आएंगे, ठीक है, ये नहीं कि गामा केवल एक निश्चित तरंग दैर्घ्य उसमें होता है, उसमें कई तरह की तरंग दैर्घ्य होती है लाइन से, तो वो उनका एक रेंज होता है, तो वहां से वहां, यहाँ से यहाँ, ये सब लाइन से हो गए, ठीक है। तो जब ये लाइन से हो जाती हैं तो इन सबका यहाँ से यहाँ तक का जो ये विद्युत चुंबकीय आपका विकिरणों का ये जो पूरा का पूरा हम लोग तरंग दैर्घ्य लाइन से लिखे हैं, ये पूरा का पूरा जो परास है इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ठीक है। वैसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इसको मतलब ये सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है, थोड़ा सा सुनने में या समझने में बड़ा कठिन लगता है, लेकिन है सारी चीजें सिंपल ही। तो देखिए इतनी सारी तरंगे, ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे कि ये जो है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब इन्हीं के स्पेक्ट्रम की बात हो रही थी कि ये जो स्पेक्ट्रम होता है, देखिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो होता है, ये जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, वो सतत होता है। सतत का मतलब यहाँ लाइन, यहाँ सब कहीं पर जो है कि आपको गैपिंग नहीं दिखेगी। जैसे इसको और पार्ट जैसे विजुअल लाइट का देखते हैं, ये देखिए दृश्य प्रकाश, तो दृश्य प्रकाश आप लोग देखेंगे कि कुछ इस तरह होता है, ठीक है, दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम भी होगा। तो इसमें देखेंगे कि इसमें विभिन्न प्रकार की जो होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। जैसे कि इसमें विजुअल लाइट में भी आप देखते हैं 7 प्रकार की तरंगे होती हैं, या 7 कलर में तरंगे बटी होती हैं, ठीक है। यहाँ आप लोग देखे होंगे कि यहाँ बैगनी से स्टार्ट होता है, ठीक है, फिर आसमानी होता है, उसको आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, फिर हरा होता है, ठीक है, ऐसे नहीं, बैगनी होता है, फिर नीला होता है, फिर आसमानी होता है, फिर हरा होता है, ठीक है, पीला होता है, नारंगी होता है, अंतिम में लाल होता है। तो आपने देखे होंगे कि ये इस तरह होता है, ठीक है। आपने कभी भी देखा इंद्रधनुष देखेंगे या सिंपल या 7 कलर देखेंगे, तो ये 7 कलर देखिए क्या है, एक लाइन से चिपके हुए। तो कलर क्यों, वहां कलर क्यों बदल रहा है? कलर बदल रहा है उनके तरंग दैर्घ्य के कारण, ठीक है, उनकी तरंग दैर्घ्य बदल रही है, इस कारण उसमें अलग अलग तरंग दैर्घ्य की ढेर सारी विकिरणें हैं, और इसी कारण उनका कलर चेंज होता जा रहा है, ठीक है। आप जानते हैं लाल कलर की तरंग दैर्घ्य होती है सबसे ज्यादा, और नीले कलर की होती है, ठीक है, यहाँ बैगनी कलर या नीले कलर की होती है सबसे कम दृश्य प्रकाश में, ठीक है, नहीं तो इससे कम तो गामा किरणों की और तमाम किरणों की। तो ये होती है, तो ये देखिए यहाँ स्पेक्ट्रम, इसको हम लोग सतत करते हैं। सतत का मतलब क्या हो गया कि सतत का मतलब यहाँ कहीं गैपिंग नहीं है, यानी आपको कहीं ये नहीं रहेगा कि इतना दूर नीला है तो फिर कुछ दूर छोड़ के हरा है, या फिर कुछ दूर यहाँ पर गैप होके फिर लाल है, ऐसा कुछ नहीं। लाल और जो है यहाँ पर लाल हो गया, और इसके पहले जो कलर आता है नारंगी, और इसके पहले पीला, आप देखेंगे इनके बीच कोई गैपिंग नहीं होती, ये एक दूसरे से मिले होते हैं। तो जब यहाँ पर कहीं पर कोई गैपिंग ना हो, सब एक दूसरे से मिले हुए तरंगे हो, तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम लोग कहते हैं सतत स्पेक्ट्रम। लेकिन ऐसी कोई भी स्पेक्ट्रम जिसमें कुछ विशेष प्रकार के विकिरण ही आपको दिखे, विशेष प्रकार का विकिरण देखने का मतलब कि उस स्पेक्ट्रम में आपको केवल विशेष जगहों पर ही आपको जो है विशेष जगहों पर ही आपको स्पेक्ट्रम रेखाएं देखने को मिलेगी, ठीक है, बाकी कहीं पर आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि विशेष प्रकार की मतलब सिंपल सी बात है कि जब कहीं से आपको ऐसी विद्युत चुंबकीय विकिरण का स्पेक्ट्रम मिले जिसमें कुछ विशेष प्रकार की तरंग, ठीक है, जैसे यहाँ पूरा सतत न हो, कहीं कहीं यहाँ की कुछ तरंगे हो, यहाँ कुछ तरंगे, यहाँ कुछ तरंगे, तो जब आप उनका स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो उन स्थानों पर ही आपको जो है उनका स्पेक्ट्रम मिलेगा, बाकी सब जगह आपको ब्लैक दिखेगा, काला दिखेगा, यानी वहां स्पेक्ट्रम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे सभी स्पेक्ट्रम जो कुछ दूर को होते हैं तो उन्हें हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम, या जिसमें विशेष प्रकार की केवल विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है जिस स्पेक्ट्रम में, उसे हम लोग कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, या रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो बात यहाँ पे जो शुरू में आई थी वही आई थी कि जो हाइड्रोजन परमाणु या मतलब जो जितने भी परमाणु थे, परमाणु का स्पेक्ट्रम देखा गया तो इस तरह सतत नहीं था लाइन से, वो क्या था, असतत था या रेखीय स्पेक्ट्रम था। कहीं कहीं कुछ विशेष प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे वहां पर उनके स्पेक्ट्रम में मिल रही थी, सभी प्रकार की नहीं मिल रही थी, जबकि रदरफोर्ड के अनुसार जो है सभी प्रकार की मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ प्रकार की मिल रही थी। तो इसको समझाने के लिए अब आगे जो वैज्ञानिक आएंगे वो है आपके नील्स बोर। तो चलिए देखते हैं कि नील्स बोर के परमाणु मॉडल द्वारा इनको कैसे सुलझाया गया। अच्छा, इनको एक और थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये जो परमाणु की स्पेक्ट्रम है इसको निकालते कैसे हैं, ठीक है, परमाणु का स्पेक्ट्रम निकालते कैसे हैं। तो परमाणु का स्पेक्ट्रम निकालने के लिए, ठीक है, देखिए करते क्या है कि
उससे बहुत सारी विधियां होती हैं। ठीक है, हमने सिंपल एक दो विधियां बता दे रहे हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बहुत फेमस है, ये बहुत पहले ही हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ज्ञात कर लिया गया था। तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम निकालने के लिए क्या करते हैं कि पात्र एक ले लेते हैं। ठीक है, एक पात्र लेने के बाद इसका दाब कम कर देते हैं, यहां पर लो प्रेशर कर देते हैं। लो प्रेशर करने के बाद क्या करते हैं कि इसमें जो है हाइड्रोजन गैस भर देते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बनने के बाद इसमें करंट फ्लो करा देते हैं, इसमें करा देते हैं विद्युत विसर्जन। विद्युत विसर्जन, अब देखिए इसमें विद्युत विसर्जन कर देंगे। ठीक है, तो अत्यंत लो प्रेशर पर जब विद्युत विसर्जन करते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन आपका अणु से परमाणुओं में टूट जाता है, और परमाणु में जब टूटता है तो इस समय कुछ विशेष प्रकार की जो विद्युत विसर्जन करते हैं तो परमाणु में टूट जाता है, और परमाणु उत्तेजित होकर कुछ विशेष प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होते हैं ऊर्जा के रूप में छोड़ते हैं, या उनकी ऊर्जा कुछ विद्युत चुंबकीय विकिरणों के द्वारा बाहर निकलती है। और जब ये बाहर निकलती है तो इसको स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा, ठीक है, स्पेक्ट्रम मापी या स्पेक्ट्रोस्कोप उसे कहते हैं, उसके द्वारा जब इसको देखा जाता है तो पाया जाता है कि इसके जो स्पेक्ट्रम होते हैं उसके स्पेक्ट्रम में सतत स्पेक्ट्रम न होकर कुछ विशेष प्रकार की केवल लाइनें ही मिल रही हैं, यानी इसमें से केवल कुछ विशेष प्रकार के ही विकिरण जो होते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण ही प्राप्त हो रहे हैं। इसी कारण यहाँ रेखीय स्पेक्ट्रम मिलता है। तो इस प्रकार किसी परमाणु का जो होता है स्पेक्ट्रम हम लोग निकालते हैं। तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम इसी तरह निकाला गया। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम निकाला गया, और आपको बता दें कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम तो तभी निकाल लिया गया था जबकि परमाणु मॉडल बना ही नहीं था, यहां तक कि इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी उससे पहले ही हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम प्राप्त कर लिया गया था। ठीक है, वो स्पेक्ट्रम जो प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम भी हम बता दे रहे हैं, उनका नाम था बामर। और बामन ने हाइड्रोजन का दृश्य स्पेक्ट्रम निकाला था। दृश्य स्पेक्ट्रम मतलब जो हम लोग को विजुअल लाइट जो दिखाई देती है, ठीक है, वो वाला स्पेक्ट्रम यहाँ पे इन्होंने देखा था। ठीक है, उसमें आपने देखा, उसमें इन्होंने देखा कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कुछ विशेष प्रकार की जो है चमकीली रेखाएं जो है केवल उनके स्पेक्ट्रम में दिखाई दे रही हैं, बाकी जो है कि और हर जगह पर काला है, ब्लैक है। तो कुछ ही यहाँ पर जो है रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त उनको हुए बामर को। तो आगे हम लोग चलेंगे और बोर का परमाणु मॉडल पढ़ने के बाद देखेंगे कि बामर का जो यहाँ पर बामर ने जो ये रेखीय स्पेक्ट्रम देखा था उसकी व्याख्या बोर के द्वारा कैसे की जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं बोर का परमाणु मॉडल, और उससे पहले ये सारी चीजें देते हैं मिटा। चलिए देखते हैं निल्स बोर का परमाणु मॉडल, और ये देखते हैं कि निल्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल के लिए क्या क्या परिकल्पनाएं की। तो इनकी पहली परिकल्पना थी कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब देखिए ये बात तो रदरफोर्ड ने भी कहा था, तो ये बात इन्होंने भी कहा, लेकिन इसके बाद अगली बात जो कही वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था कि नाभिक के चारों ओर, परमाणु के अंदर जो नाभिक है उसके चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं हैं। नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल कुछ निश्चित वृत्तीय कक्षाओं में ही गति करते हैं या नाभिक का चक्कर लगाते हैं। यानी कहने का मतलब कि ढेर सारी कक्षाएं होंगी नाभिक के चारों ओर, लेकिन इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाएंगे, सभी में चक्कर नहीं लगाएंगे। अगला पॉइंट इसके बाद इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में जो है बिना ऊर्जा उत्सर्जन किए घूमते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अगर निश्चित कक्षा में घूमेंगे तो वहां पर ऊर्जा का उत्सर्जन वो नहीं करेंगे, वहां उनकी ऊर्जा जो होती है वो फिक्स हो जाती है, क्वांटिट हो जाती है। देखिए इनका जो परमाणु मॉडल था वो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर था। तो उसी क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इन्होंने बताया कि जो निश्चित कक्षाएं होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन कक्षाओं की ऊर्जा जो होती है वो क्वांटित होती है, यानी कि फिक्स होती है, निश्चित होती है। आगे इन्होंने कहा निश्चित कक्षाओं के बारे में कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणित होता है। ऐसी कक्षाएं निश्चित कक्षाएं होती हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब कहीं पर ऐसे चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कोणीय संवेग होगा। ठीक है, तो ऐसी कक्षाएं जिसमें उसका कोणीय संवेग जो हो वो h/2π का पूर्ण गुणित हो। पूर्ण गुणित का मतलब n h/2π। ठीक है, n मतलब कोई नंबर हो गया।
ठीक है, यानी कहने का मतलब कि कोणीय संवेग h/2 पाई हो जाए या 2h/2 पाई हो जाए या 3h/2 पाई हो जाए, इस प्रकार अगर कोणीय संवेग निकल के आ रहा है तो ऐसी जो भी कक्षाएं होंगी वो कक्षाएं निश्चित होंगी, और बोर के अनुसार अगर इन सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, जिनका कोणीय संवेग इतना होता है। अच्छा, कोणीय संवेग अगर हम इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट देखें तो अगर कोई पिंड यहाँ पर वृत्तीय गति कर रहा है तो उसका जो कोणीय संवेग होता है वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, वो mvr होता है। ठीक है, m क्या होता है, इस कण का द्रव्यमान होता है, v क्या होता है, इसका वेग होता है, और r जो होता है इसका त्रिज्या होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये अगर यहाँ घूम रहा है v वेग से और r त्रिज्या पर, तो इसका ये कोणीय संवेग हुआ mvr। तो बोर के अनुसार अगर ये कोणीय संवेग अगर इनके जो है कि n h/2 पाई के बराबर है, ठीक है, यानी h/2 पाई के गुणित है, ठीक है, ये आपका गुणित में, तो ऐसी जितनी भी कक्षाएं होंगी जिनका इसके बराबर होगा कोणीय संवेग, वे सभी के सभी अस्थायी और निश्चित कक्षाएं होंगी, उसमें इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। तो ये तो इन्होंने फिक्स कर दिया कि ऊर्जा मतलब जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का पहला दोष था उसको दूर कर दिया कि ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। ठीक है, इन कक्षाओं में रहेगा तभी। इसके बाद जो अगला पॉइंट बोला, इन्होंने बोला कि निश्चित कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं और इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में बिना ऊर्जा उत्सर्जन किए ही घूमते हैं। ये अगला पॉइंट कि निश्चित कक्षाएं जो है यही स्थायी कक्षाएं और इसमें इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा उत्सर्जन किए घूमेंगे, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया। अगला पॉइंट इन्होंने बताया कि ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरे स्थायी कक्षा में जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, जो सबसे अलग है। देखिए, इन्होंने बोला कि इन कक्षाओं में, ये देखिए ये कक्षाएं हैं, तो ये उन्होंने बोला कि ये निश्चित कक्षाएं हैं जिनका कोणीय संवेग इतना है जो है इनके पूर्ण गुणित में। तो इन कक्षाओं में अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा न तो अवशोषण करेगा। ऊर्जा का उत्सर्जन वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा, मतलब इन कक्षाओं में अगर केवल घूम रहा है तो वो नहीं करेगा। लेकिन इन्होंने ये बताया कि ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर, ऊर्जा को अवशोषित करके यहां से अगली कक्षा में कूद सकता है, जा सकता है, या और ऊर्जा लेके अगली कक्षा में जा सकता है और फिर ऊर्जा को जो है त्याग कर ये फिर इन कक्षाओं में लौट सकता है। अब देखिए, ये यहां से जाके यहाँ कहीं बीच में नहीं रुकेगा। जब भी ये ऊर्जा लेगा या ऊर्जा देगा तो इतना ऊर्जा लेगा या देगा कि ये एक कक्षा से कहां पहुंच जाए, दूसरी कक्षा में। ठीक है, एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में चला जाए, यानी कि जिनका कोणीय संवेग इतना हो तो उससे ये इसके आगे वाले में पहुंचे, उसके आगे वाले में। निश्चित कक्षाओं में ये जंप कर सकता है, तो ऊर्जा लेकर ये ऐसा कर सकता है और फिर ऊर्जा उत्सर्जित करके ये वापस आ सकता है। तो ये बोर का जो था ये लास्ट पॉइंट था। अब देखिए, इस लास्ट पॉइंट से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या हो गई। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे व्याख्या हुई, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने अभी आपको बताया था कि क्या लिया गया था, एक पात्र लिया गया, उसमें हाइड्रोजन H2 भर दिया गया और इसका दाब कम कर दिया गया, प्रेशर जो है कम कर दिया गया, और इसमें जब विद्युत विसर्जन किया गया तो इसमें से कुछ किरणें निकली, कुछ उत्सर्जित विकिरण निकला, जिसको बामर में देखा था और वहां पर देखा था कि ये कुछ लाइन स्पेक्ट्रम थे, रेखीय स्पेक्ट्रम थे, तो वो वहां से विद्युत चुंबकीय तरंगें मिल रही है, तो ये वाला स्पेक्ट्रम मालूम चल रहा है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था, ये बामर द्वारा देखा गया, बामर द्वारा देखा गया। लेकिन केवल जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो, जैसे ये जो लाइनें देखी गई ये दृश्य प्रकाश के बीच में थी, तो बामर द्वारा खोजा गया है सभी के सभी, इसलिए इन सभी स्पेक्ट्रम को हम लोग कहते हैं बामर श्रेणी के स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो जो स्पेक्ट्रम थे हाइड्रोजन के वो केवल बामर श्रेणी में नहीं हुए, बाद में और भी स्पेक्ट्रम खोजे गए। तो कौन कौन से स्पेक्ट्रम खोजे गए, बाद में खोजे गए लाइमैन, लाइमैन श्रेणी के स्पेक्ट्रम खोजे गए। ठीक है, और बामर का पहले ही खोजा जा चुका था। ठीक है, इसके बाद जो है पासन श्रेणी के स्पेक्ट्रम खोजे गए, फिर जो है कि ब्रैकेट श्रेणी के स्पेक्ट्रम खोजे गए, और बाद में जो है फंड श्रेणी के स्पेक्ट्रम भी खोजे गए। तो ये इतने सारे जो है कि हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम जो थे वो बाद में
मिले, ठीक है। बामर सबसे पहले मिला था, इसके बाद बाकी मिले थे। ये देखिए ये जो थे ये पराबैंगनी, ये जो स्पेक्ट्रम थे ये पराबैंगनी रेंज के थे, यानी जो पराबैंगनी किरण अभी भी हमने आपको बताया था पराबैंगनी विकिरण, उनके बीच में ये स्पेक्ट्रम आते हैं, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम पराबैंगनी के बीच में होगी, यानी ये यूवी रे के बीच में होती है, ठीक है। बामर श्रेणी वाला ये जो होता है ये दृश्य प्रकाश में होता है, ठीक है, और पाषाण और ये सब अवरक्त में आते हैं। ये अवरक्त जो आपका अवरक्त समूह है जो दृश्य प्रकार से बाहर जिनका स्पेक्ट्रम आता है, उनके बीच में ये सारे स्पेक्ट्रम देखे गए। तो अब इनकी व्याख्या जो है कि बोर ने किस प्रकार किया, तो इन्होंने बोला कि होता क्या है, बहुत सिंपली देखिए बताया, ठीक है, आप भी यहां समझ जाएंगे। तो इन्होंने बताया कि ये श्रेणियां मिल कैसे रही, तो उन्होंने बताया देखिए होता क्या है कि यहां पर जो होती हैं परमाणु हो गया, उसके चारों ओर स्थायी कक्षाएं होती हैं, ठीक है। तो ये मान लिया कि ये पहली कक्षा है, ठीक है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा है, पांचवी कक्षा है, छठवीं कक्षा है, सातवीं कक्षा है, आठवीं कक्षा है, ऐसे तमाम है, ठीक है। हम इसको जो मान लेते हैं यहाँ कुछ ऊपर पर कि इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ तमाम कक्षाएं होते हुए इन्फिनिटी। तो देखिए जो कक्षाएं होती हैं तो उसमें हम मान लेते हैं कि ये पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तीसरी है, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, ठीक है, ये आठवीं, मान लीजिए जो भी कक्षाएं इन्फिनिटी तक गई हैं। तो ये देखिए पहली से दूसरी कक्षा के बीच का ऊर्जा अंतराल अधिक होता है, फिर कम होता है, फिर कम, ऐसे जितना हम आगे जाएंगे ना कक्षाओं में तो उनके बीच का जो ऊर्जा का अंतराल होगा वो कम होता जाएगा, ठीक है। हर एक कक्षा की अपनी अपनी ऊर्जा होती है, ठीक है, एक निश्चित ऊर्जा होती है, उसी ऊर्जा में वो हर जो है कि इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो पहली दूसरी कक्षा की ऊर्जा का अंतराल ज्यादा, ऐसे ऐसे ऊर्जा का अंतराल जो है कम होता जाता है। देखिए बोर ने क्या यहाँ बताया कि देखिए होता क्या है कि जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो ये श्रेणियां खोजी जा रही हैं, जो यहाँ रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है उसका रीजन क्या है, तो उसके लिए उन्होंने सिंपल बताया कि हाइड्रोजन से जो यहाँ पर निकलती हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण, उसका कारण है हाइड्रोजन द्वारा जो है कि जो यहाँ पर विद्युत विसर्जन करने पर जो निकल रही है, तो उसमें यह है कि हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ठीक है, उसका रीजन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। मतलब उसमें कहने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन यहाँ से विद्युत धारा द्वारा ऊर्जा को ले रहा है और ऊर्जा को लेने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, उत्तेजित हो रहे हैं। उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, उत्तेजित होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, दूसरी कक्षा में। आप अभी अभी पढ़े थे कि बोर ने कहा था कि अगर यहाँ इसको ऊर्जा मिल जाए तो यहाँ से कूदकर अगली वाली स्थायी कक्षा में चला जाएगा। तो वही चीज है कि जब ऐसी समय में ऊर्जा मिलता है तो उत्तेजित होकर वो अगली कक्षा में प्रवेश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगली कक्षा में और ऊर्जा मिलेगा तो इसमें प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन या संसार में कोई भी वस्तु होती है तो वो स्थायी तभी रहती है जो अपने न्यूनतम ऊर्जा में रहती है। तो आपको बता दें कि इन सब में जो सबसे न्यूनतम ऊर्जा होगी, ठीक है, वो पहली कक्षा की होती है। उसके बाद इसकी ऊर्जा उससे थोड़ी ज्यादा, इसकी ऊर्जा, जैसे से बाहर जाएंगे ऊर्जाएं जो होती हैं इलेक्ट्रॉनों की या कक्षाओं की बढ़ती जाती है। तो सिंपल, अगर हम हाइड्रोजन में इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देके यहाँ पहुंचा तो दिए, लेकिन यहाँ पर वो रहना नहीं चाहेगा क्योंकि यहाँ की ऊर्जा ज्यादा है और वो कम ऊर्जा, यहाँ कम ऊर्जा है, तो वो स्टेबल रहने के लिए, स्थायी होने के लिए क्या कम ऊर्जा वाले में जाना चाहेगा, ठीक है। जिसकी भी ऊर्जा आप कम कर देंगे वो ज्यादा स्थायी हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ ऊर्जा लेने पर ये चला तो जाता है, लेकिन ये स्थायी होने के लिए उस ऊर्जा को तुरंत त्याग देता है, ठीक है, और त्याग के वापस अपने जगह पर चला जाता है, ठीक है। त्याग के फिर वापस अपने जगह पर जाता है, या एक तरह से कहिए कि अधिक ऊर्जा में आने के बाद अपनी ऊर्जा को त्याग के फिर से कम ऊर्जा वाले में जाता है, ठीक है, कम ऊर्जा वाले में जाता है और कम ऊर्जा में जाके फिर से स्थायी होना चाहता है। तो ले देखिए अंत में पहली कक्षा में आता है। तो वही चीज इन्होंने बताया बोर ने कि ये कक्षाओं में जब वापस कूदता है तो इसी कूदने के कारण ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और वही उत्सर्जन जो होता है वो आपका विभिन्न तरह के जो है कि स्पेक्ट्रम रेखाओं को जन्म देता है, या उनसे विभिन्न प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं जो वहां पर लाइन स्पेक्ट्रम का निर्माण करती है, ठीक है। और चूंकि यहाँ कक्षाओं की संख्या सीमित है इसलिए कुछ विशेष प्रकार की वहां पर विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती है, इसलिए कुछ विशेष प्रकार की स्पेक्ट्रम रेखाएं ही देखी गई, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा है कि देखिए फर्स्ट इन्होंने बताया कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन गया हो, ठीक है, उत्सर्जित हुआ हो पहली कक्षा से और चला गया हो सातवीं में, आठवीं, किसी में गया, और यहाँ जाने के बाद वो लौटा होगा, ठीक है, और वो जब लौटा होगा तो वो ऊर्जा का क्या किया होगा, उत्सर्जन किया होगा।
तो यहां से यहां डायरेक्ट लौटने में वो जो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा वो एक प्रकार की क्या विकिरण के रूप में बाहर निकलेगी, ठीक है। और इसके बाद इसी तरह ये 7वीं कक्षा में गया होगा, तो यहां से भी जाने के बाद जब लौटा होगा, ठीक है, ऊर्जा पाके गया होगा फिर लौटा होगा, ठीक है। यहां से गया होगा, ऊर्जा पाके लौटा होगा, ठीक है। इसी तरह 4वीं कक्षा में गया होगा, ऊर्जा पाके फिर ऊर्जा त्याग कर लौटा होगा। 3री कक्षा में ऊर्जा पाके गया होगा, फिर ऊर्जा का उत्सर्जन करके लौट गया होगा। इसी तरह 2री कक्षा से लौटा होगा। तो इस प्रकार जब यहां से विभिन्न कक्षा में जाके फिर से जब पहली कक्षा में वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लौटता है तो वो अपने ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय रूप में बाहर निकालता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में बाहर निकलता है। तो इस प्रकार जो विकिरणों की श्रेणी प्राप्त होती है ये एक विशेष प्रकार की श्रेणी होती है। इसमें कुछ मुख्य प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, इसीलिए यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम यानी कुछ मुख्य प्रकार का जो है विद्युत चुंबकीय विकिरणों का तरंगदैर्घ्य यहाँ पर नोट किया जाता है, जिसके कारण लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। सभी नहीं, सतत एक लाइन से सब नहीं मिलेगा, क्योंकि ये देखिए इनके बीच ये फिक्स कक्षाएं हैं, तो यहाँ कुछ ही मिलता है, ठीक है। तो मैंने सिंपल बोला कि ये जाता है आता है, ठीक है, और इस प्रकार ये आता है। तो ये जो रेंज हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये जितने प्रकार के यहाँ से विद्युत चुंबकीय विकिरण निकली हैं वो कहलाएंगी लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी। और इसके बाद ये बताया अगला बार कि यहां से अब इलेक्ट्रॉन गया होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गया होगा, मान लीजिए ये गया होगा इसमें 8वीं या किसी में भी, और यहां से इलेक्ट्रॉन पहली में न लौट के 2री कक्षा में लौटा होगा। जरूरी थोड़ी ना है कि वो डायरेक्ट जो है पहली में लौटे, ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पहले जो है यहां से लौटा हो 2री में और फिर 2री से पहली में गया हो, ठीक है। तो यहां से यहां लौटेगा तब भी ऊर्जा को उत्सर्जन 2 पार्ट में वो लौट सकता है, ठीक है। उसी तरह इस कक्षा से भी ये 2री कक्षा में जा सकता है, और इस कक्षा से 2री कक्षा में, और इस कक्षा से ऐसे ऐसे जा सकता है। तो यहाँ पर जिन कक्षाओं से जिन कक्षा में आया है तो वो अपनी ऊर्जा को उतने उसी अनुसार क्या होगा त्यागेगा। तो जब उस अनुसार त्यागेगा तो यहाँ भी कुछ विशेष प्रकार की ही केवल विद्युत चुंबकीय तरंगे जो उतने ऊर्जा को लेकर बाहर निकली होंगी उन्हीं का स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस श्रेणी के जो ये स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ इन्हें हम लोग कहते हैं बामर श्रेणी। और बामर श्रेणी दृश्य प्रकाश होता है, यानी ये आपको विजुअल लाइट ही आपको दिखाई देगा, ये दिखाई नहीं देगा, ये पराबैंगनी है, ठीक है, लेकिन ये दिखाई देगा। बामर श्रेणी की कुछ स्पेक्ट्रम भी पराबैंगनी में जाते हैं, लेकिन अधिकतर भाग इसका दिखाई देता है। सिंपल वही बात यहाँ फिर आता है कि जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो 2री में हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से 3री में लौटा हो, सभी कक्षाओं से ये 3री में लौटा हो, ठीक है। तो 3री में लौटेगा तो ये इसके बराबर जितना जितना लौटा उतने ऊर्जा का विकिरण जो है उत्सर्जित करेगा। तो इस प्रकार जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो यानी जो श्रेणियां प्राप्त होगी स्पेक्ट्रम की उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पासन श्रेणी। और देखिए अब सिंपल आप समझ गए होंगे कि यहां से ये 4थी कक्षा में जब लौटेगा, ये 4थी कक्षा, 3री नहीं, अभी किसी में भी गया, कहीं से भी जाए, इंफिनिटी से आए, लेकिन जब 4थी कक्षा में लौटे तो इस प्रकार जो वहां पर विद्युत चुंबकीय आपका विकिरण निकलेंगी तो उनका जो स्पेक्ट्रम होगा वो कहलाएगा ब्रैकेट श्रेणी का, ब्रैकेट श्रेणी। और लास्ट में देखिए जब यहां पर क्या हो जाए कि कहीं से भी लौटे 5वीं कक्षा में तो वो जो आपका मिलेगा उसे हम लोग कहते हैं फंड श्रेणी। तो इस तरह आप लोग समझ लिए कि इस तरह जो है कि बोर्ड ने बता दिया बड़े आसानी से जो है कि कैसे जो है कि हाइड्रोजन में जो रेखीय स्पेक्ट्रम निकल रही है विभिन्न श्रेणियों की, ठीक है, ये क्यों निकल रही है, इनका रीजन क्या है, ठीक है, कुछ विशेष प्रकार के रेखीय स्पेक्ट्रम निकलने का रीजन क्या है, तो उसके बड़े आसानी से इन्होंने यहाँ पर समझा दिया, ठीक है। तो आप भी हमें लगता है समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कि बोर्ड ने इसको समझा, लेकिन बोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ सीमाएं थी या कुछ कमियां थी, तो उनको देख लेते हैं क्या क्या कमियां है, क्योंकि कमियां जब तक नहीं देखेंगे, हमने पहले ही बताया कमियां जानने से ही हम लोग को अगला सिद्धांत क्या होगा मालूम चलेगा। तो कमियां देखेंगे तो हमको आगे जो नए सिद्धांत बनेंगे उन कमियों को क्या करेंगे, दूर करेंगे। जल्दी से कमियां देख लेते हैं, वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया तो कमियां देखते हैं, इसके बाद 1-2 और पॉइंट देख के समाप्त करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो बोर के परमाणु मॉडल की पहली कमी आप यहाँ देख सकते हैं कि बोर का परमाणु मॉडल जो था वो केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयन की व्याख्या करता था, मतलब जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है उन्हीं के लिए बताएगा। अब सोचिए कोई परमाणु उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो अब जाहिर सी बात है दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे जाएंगे, तो उनके लिए अलग प्रकार का स्पेक्ट्रम बन के निकल के आएगा, बहुत जटिल स्पेक्ट्रम, तो उसके बारे में उनका परमाणु मॉडल कुछ भी नहीं बताता है।
तो ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए बताया। एक इलेक्ट्रॉन में किसको बताया, जैसे ये बता पाया हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर पाया, ठीक है, या हीलियम प्लस की कर पाया, या लिथियम डबल प्लस प्लस की करे, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इन सब की व्याख्या तो करने में ये सफल रहा, लेकिन बहु इलेक्ट्रॉन जिसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन है उनके लिए ये आपका परमाणु मॉडल काम नहीं है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा है कि यह मॉडल बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं में दो इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। यानी कि कोई भी परमाणु होगा उसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, तो माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो उस प्रतिकर्षण के बारे में इसने कोई जानकारी नहीं दिया इनके मॉडल में, ठीक है। तो ये भी एक कमी है कि भाई उसमें प्रतिकर्षण का कोई रोल तो होगा, वो कहाँ है, ठीक है। अगला देखते हैं कि यह मॉडल जो है वो दे ब्रॉगली के सिद्धांत की पूर्ण व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। दे ब्रॉगली सिद्धांत क्या है, अभी हम लोग आगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये उनकी व्याख्या क्यों नहीं करता है। वैसे हम सिंपल समझा रहे हैं कि दे ब्रॉगली जो थे उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो घूमेगा, लेकिन उसके साथ उसमें तरंग के गुण होंगे। तो इन्होंने बस बोल दिया वृत्ति कक्षा में घूमेगा, ये तो कहीं बताया नहीं कि इलेक्ट्रॉन का जो तरंग गुण है वो कहाँ होगा, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन के तरंग गुण को इन्होंने सम्मिलित नहीं किया, तो ये भी इनका है दोष। अगला देखते हैं कि इन्होंने हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत का पालन नहीं किया, या सिंपल कहेंगे कि यह मॉडल हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के विरुद्ध था, ठीक है, बिल्कुल विरुद्ध था, ठीक है, एकदम मतलब कि उनके सिद्धांत के खिलाफ था। अभी आप पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है। आगे देखते हैं कि बोर के मॉडल ने जीवन प्रभाव और स्टार प्रभाव की व्याख्या नहीं की, ठीक है, जीवन प्रभाव और स्टार प्रभाव की व्याख्या नहीं किया। अब जीवन प्रभाव क्या होता है, देखिए हुआ क्या कि ये जो स्पेक्ट्रम निकल रहे हैं, जब इन स्पेक्ट्रम को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा गया, जब इन स्पेक्ट्रम को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा गया तो जो स्पेक्ट्रम रेखाएं थी वो कई भागों में बट गई। इस प्रभाव को हम लोग कहते हैं जीवन प्रभाव। और वही इन स्पेक्ट्रम रेखाओं को जब हम लोग विद्युत क्षेत्र से गुजारे तो भी ये स्पेक्ट्रम रेखाएं जो है कई भागों में बट गई, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका स्टार प्रभाव। तो ये क्यों बट रही है, इसके बारे में कोई व्याख्या उन्होंने नहीं किया। अगला देखें तो अगला दोष है कि यह परमाणु मॉडल जो था, यानी बोर का परमाणु मॉडल जो था, वो रासायनिक आबंधों द्वारा अणु बनाने की योग्यता के बारे में कुछ नहीं बताता है, कि मतलब जो परमाणु है वो रासायनिक बंध बना के अणु क्यों बना रहे हैं, उसके लिए इन्होंने कोई कारण नहीं स्पष्ट किया, या इनका परमाणु मॉडल इस चीज की व्याख्या नहीं कर पा रहा था कि अणु बनते कैसे हैं। तो ये इनके परमाणु मॉडल के थे दोष। तो इस तरह आपने परमाणु मॉडल का, बोर के परमाणु मॉडल का दोष देख लिया। आगे हम लोग को दो और पॉइंट बनने हैं, दे ब्रोगली समीकरण और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो चलिए जल्दी से उनको भी देख लेते हैं, बहुत ही जल्दी हम लोग देखेंगे क्योंकि काफी लंबा हो गया, और ये सब पॉइंट आपको आगे के लिए जो है केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं। अब देखिए हम लोग देखते हैं विद्युत चुम्बकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति, ठीक है। द्वैत प्रकृति मतलब दोहरी प्रकृति की बात यहाँ पर हो रही है। देखिए तमाम वैज्ञानिक, हम लोग बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर डीप में पढ़ने की आपको 11th लेवल में, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या कि वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होता है उसके अंदर दो गुण है, तरंग के गुण भी हैं और कण के भी गुण हैं, ठीक है। मतलब वो गुण उनको मानना ही पड़े, क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे प्रयोग हुए या कुछ ऐसे निष्कर्ष निकले जिससे ये मानना ही पड़ा कि इसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण में तरंग और कण दोनों गुण होते हैं। जैसे साधारण प्रकाश को ले लिया जाए तो साधारण प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, तो प्रकाश व्यतिकरण और विवर्तन जैसे गुण अपनाता है जो एक तरंग के गुण है, लेकिन प्रकाश जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव भी उत्पन्न करता है, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे ये कोई धातु है, अगर इस पर प्रकाश जब पड़ता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, कि प्रकाश पड़ा और इलेक्ट्रॉन निकला। तो ये गुण बताता है कण, ये कण वाला गुण बताता है कि कोई कण यहाँ टकराएगा तभी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, मतलब ये कण वाला गुण है। तो ये मानना पड़ा कि विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होते हैं उसमें तरंग और कण दोनों के गुण होते हैं, ठीक है। अब इसी को देखते हैं, ये एक वैज्ञानिक थे दे ब्रोगली, ठीक है, दे ब्रोगली नाम के वैज्ञानिक थे, ठीक है। ये देखिए दे ब्रोगली, ठीक है, दे ब्रोगली नाम के वैज्ञानिक थे, और इन्होंने सोचा कि अगर विद्युत चुंबकीय जो तरंग है, विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है, अगर उसमें कण
और तरंग दोनों के गुण हैं, तो इसका मतलब जो द्रव्य है यानी कि जो सामान्य आपका द्रव्य पदार्थ है, इसमें भी तरंग और कण दोनों के गुण होने चाहिए। और इसी चीज पर उन्होंने एक परिकल्पना की और परिकल्पना में उन्होंने यही चीज बताया कि जिस प्रकार विद्युत चुंबकीय विकिरण में कण और तरंग दोनों के गुण होते हैं, उसी प्रकार जो ये सामान्य द्रव्य के कण है, इस समय भी अगर ये गतिशील अवस्था में है तो इस समय भी कण और तरंग दोनों के गुण होंगे। यानी सिंपल से कहने का मतलब है कि कोई भी अगर द्रव्य कण है और वो गतिशील अवस्था में है तो उस समय भी तरंग और कण दोनों के गुण होते हैं। और इसी पर आधारित उन्होंने एक समीकरण दिया। उन्होंने समीकरण में क्या दिया कि यहाँ समीकरण में ये दिया कि अगर कोई गतिशील कण है और गतिशील कण है तो उसमें तरंग और कण दोनों के गुण होंगे। और कण के गुण तो उसमें होते हैं, आप जानते हैं कि कोई भी द्रव्य होता है जिसमें द्रव्यमान होता है, कण है। तरंग के गुण के लिए उन्होंने समीकरण किया कि अगर गतिशील कण है तो उसकी जो तरंग दैर्ध्य होगी, ठीक है, तरंग की पहचान कैसे होगी, उसकी तरंग दैर्ध्य से। उसकी तरंग दैर्ध्य जो होगा वो प्लांक नियतांक और उस कण के संवेग यानी कि संवेग को हम लोग पी से प्रसिद्ध करते हैं या हम लोग संवेग को कहते हैं द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है। अगर वो v वेग से जो है कि कण आपका गति कर रहा है, यम द्रव्यमान का कण v वेग से गति कर रहा है, तो वहां पर उसकी तरंग दैर्ध्य वैसी अवस्था में आपका उसमें तरंग के गुण होंगे और तरंग के गुण होंगे तो उसकी तरंग दैर्ध्य होगी और उसकी तरंग दैर्ध्य जो होगी वो प्लांक नियतांक बटे आपका जो हो जाएगा वो द्रव्यमान गुणे वेग यानी कि संवेग होगा, ठीक है। तो ये चीज जो था द्रे-ब्रोगली ने एक समीकरण दिया जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी गतिशील जो कण है, गतिशील कण, उसके अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसमें भी तरंग का गुण निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी कण गति कर रहा है सब में तरंग का गुण होता है। यहाँ पर भी प्लांक का जो यहाँ प्लांक नियतांक का मान होगा वही होगा आपका यहाँ 6.626 इंटू ये आपका 10 पे घाते जो होगा -34 जूल सेकेंड होगा। तो ये चीज इन्होंने देखा। अब देखिए यहाँ पर अब ये क्या हुआ कि अब यहाँ एक और चीज देखेंगे आप कि यहाँ पर अगर हम इस तरंग दैर्ध्य को निकालेंगे तो ये h अपॉन देखिए द्रव्यमान नीचे है और यहाँ ये, ठीक है, तो ये m आपका v है। अगर यहाँ से इसका प्लांक नियतांक का मान रखे तो ये 10⁻34 हो जाएगा, ठीक है, जूल सेकेंड, ठीक है, या इसको हटाते हैं और नीचे हम लोग द्रव्यमान यहाँ देखिए द्रव्यमान यहाँ रखते हैं। तो अगर यहाँ द्रव्यमान देखिए ज्यादा होगा, द्रव्यमान ज्यादा होगा, जैसे हमने मान लिया 1 kg रख दिया, ठीक है, और वेग हमने कितना भी रख दिया, मान लीजिए वेग हम लोग 1 किलोमीटर पर सेकेंड रख दिया, ठीक है, तो आप देखेंगे ऐसे समय में जो इसकी तरंग दैर्ध्य आएगी वो 6.26 इंटू 10⁻24 के परास में आएगी, जो कि एक बहुत छोटी तरंग होगी जो हमें दिखाई नहीं देगी, ठीक है। जैसे मतलब सिंपल करने का मतलब कि अगर द्रव्यमान यहाँ ज्यादा है यहाँ पर तो जो यहाँ पर तरंग आएगा वो बहुत छोटा होगा, ठीक है, उसका तरंग दैर्ध्य इतना छोटा होगा कि वो तरंग आपको दिखाई नहीं देगा। यानी कहने का मतलब है कि अब आप ये सोचेंगे कि अरे तमाम चीजें जाती हैं, जैसे कि बॉल कोई फेंकता है तो बॉल हमारे पास आती है, या हम बाइक से जा रहे हैं तो हमारी बाइक तो ऐसे ऐसे करते हुए तरंग के रूप में नहीं चलती है, या आप ये सोचेंगे कि बॉल जो होती है वो तो तरंग के रूप में नहीं आती है। तो उसका रीजन होता है कि तरंग के गुण उसमें होते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका तरंग दैर्ध्य इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, उसका वजन ज्यादा होने की वजह से उसका तरंग दैर्ध्य इतना छोटा होता है कि उसका तरंग हमको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। लेकिन आप सोचिए अगर यहाँ पर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन का भार रखें तो इलेक्ट्रॉन का भार जो होता है वो आपका ये कुछ होता है 9.109 इंटू 10⁻31 kg होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का भार देखिए इतना होता है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन के भार से अगर हम इसकी तुलना करें, अगर ये करें तो जो यहाँ पर तरंग आएगा वो तरंग मापने योग्य होगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ कटेगा तो कुछ तरंग यहाँ पर आएगा और वो जो तरंग आएगा वो मापने योग्य होगा, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की चाल जो होती है प्रकाश की चाल के लगभग बराबर होती है, तो जो भी तरंग आएगा वो मापने योग्य होगा। मतलब कहने का मतलब कि बड़े कणों के लिए तो ये तरंग बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन छोटे कणों के लिए ये तरंग बहुत ही ज्यादा क्या रखता है, मायने रखता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन जो है एक द्रव्य है और उसमें जो तरंग गुण होंगे वो बहुत ही ज्यादा होंगे, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो केवल एक कण ही नहीं होगा, जब वो चक्कर लगा रहा होगा तो उसमें तरंग प्रकृति बहुत ही ज्यादा होगी। तो कहने का ये मतलब था कि इस चीज को सभी वैज्ञानिक इसके पहले वाले निगलेक्ट कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन को वो वृत्तीय गति में घुमा रहे थे, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन तो तरंग के रूप में वृत्तीय गति करेगा।
तो ये था दे ब्रोगली का सिद्धांत, जिसके कारण उन्होंने बताया कि सूक्ष्म कणों के लिए तरंग गुण काफी मायने रखते हैं और द्रव्य जो होते हैं उसमें विद्युत चुंबकीय विकिरणों की भांति जो है तरंग और द्रव्य दोनों के गुण होते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए एक और पॉइंट बचा है, दे ब्रोगली समीकरण आपने देख ही लिया, यही है दे ब्रोगली समीकरण। ठीक है, इसके बाद अगला आपने देखना है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए हाइजेनबर्ग ने क्या किया, हाइजेनबर्ग ने अपने प्रयोगों द्वारा क्या सिद्ध किया। ठीक है, ये जो है कि एक सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने ये बताया कि किसी भी अत्यंत सूक्ष्म गतिशील कण की स्थिति और वेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण करना असंभव है। ठीक है, आप उनका एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब है कि बहुत ही छोटा कोई कण है और वो सूक्ष्म है और वो गतिशील अवस्था में, तो ऐसे समय आप सोचेंगे कि हम पता लगाएं कि उसकी स्थिति कहाँ है। यानी जैसे इलेक्ट्रॉन है तो वो गति कर रहा था, आप पता लगाएं परमाणु के अंदर कहाँ है। ठीक है, तो आप उसकी स्थिति पता लगा लेंगे, लेकिन ऐसे समय उसके वेग का निर्धारण आप नहीं कर सकते। करना भी चाहेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां मिलेंगी। वही अगर आप उसके वेग का सही निर्धारण करेंगे तो उस समय उसकी स्थिति का पता नहीं लगा पाएंगे। अगर आप लगाना चाहेंगे तो उसमें कुछ त्रुटियां मिलेंगी। कहने का मतलब एक ही प्रयोग से आप वेग और स्थिति दोनों का एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते, उसके लिए अलग अलग प्रयोग करना होगा। ठीक है, आप यहां पर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत देख सकते हैं। ठीक है, अब हाइजेनबर्ग ने जो हुआ कि ये स्थिति और वेग में कितनी कितनी अनिश्चितता है, इसके लिए एक जो है कि समीकरण दिया। ठीक है, उस समीकरण से हम लोग इसके स्थिति और वेग में अनिश्चितता निकाल सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर जो स्थिति है उसमें अनिश्चितता अगर हो डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स हो स्थिति में अनिश्चितता, ठीक है, डेल्टा एस स्थिति में अनिश्चितता हो और उसके वेग या संवेग में जो अनिश्चितता हो वो डेल्टा पी हो। ठीक है, पी मतलब संवेग को हम प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो वेग या संवेग दोनों आप कोई माने, दोनों एक ही बात है। तो वेग या संवेग में अगर अनिश्चितता डेल्टा पी हो तो उन्होंने उसके लिए समीकरण दिया कि इसमें जो इनकी कुल अनिश्चितता होगी, यानी कि वेग में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता और यहाँ पर जो संवेग में अनिश्चितता होगी, इनका जो गुणनफल होगा वो जो होगा वो प्लांक नियतांक बटे 4 पाई के बराबर होगा या इनसे अधिक होगा। यानी कहने का मतलब स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स और वेग या संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी, तो ये टोटल जो इनकी अनिश्चितताओं का गुणनफल है ये प्लांक नियतांक बटे 4 पाई से जो होगा ज्यादा होगा या इसके बराबर होगा, इतनी अनिश्चितता होगी। ठीक है, इनसे जो होगा ये कम नहीं हो सकता, जब भी होगा तो अनिश्चितता इससे ज्यादा ही होने वाला है या इसके बराबर होने वाला है। तो ये था हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। तो इस तरह आपने हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत भी देख लिया और सारा कुछ देख लिया। तो वीडियो अत्यंत लंबा हो चुका है, चलिए जो है कि बाकी का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और आपको बता दें अब से जो हमारा अगला पार्ट परमाणु संरचना का आएगा वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सब जो है अगर आप नहीं अच्छे समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसके बाद जो भी चीजें होंगी वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझिए आपकी आधी केमिस्ट्री जो है आप जो है उन परमाणु संरचना के अगले जो वीडियो होंगे उनको देख के ही आप आधी केमिस्ट्री अच्छे से समझने लगेंगे, तो उनको आप जरूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।